नमस्कार। न्यूज़ार के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरदा विधानसभा से हरदा के विधायक आर.के. दोगने जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आज हम विधायक जी से बात करेंगे उस विधानसभा के बारे में, लेकिन जनता के बारे में, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इनके राजनीतिक जीवन के बारे में। आखिर अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद राजनीति को ही इन्होंने क्यों चुना। हम ये भी पूछेंगे कि आखिर जो वर्तमान राजनीति है उसमें कांग्रेस लगातार हारती जा रही है। इसका कारण क्या है? इसका चिंतन और मंथन अगर जो कांग्रेस करती है तो क्या पाती है, और अगर आप चिंतन मंथन करते हैं तो क्या पाते हैं, और ये भी कि वास्तव में क्या कांग्रेस की नीतियां जो हैं वो अपनी बातों को समझा पाने में विफल होती है, कांग्रेस हो रही है, या फिर कोई और बात है। आखिर क्या बात है हार का इस विधानसभा चुनाव में जो 2023 में हुए हैं, इसमें हार का क्या कारण, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे दोगने जी के राजनीतिक जीवन से कि आखिर ये राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई। अच्छी खासी पढ़ाई की है आपने, डिलीट की उपाधि ली है, पीएचडी की है, लेकिन राजनीति की तरफ आपका रुख क्यों हुआ? जी दोगने साहब। जी देखिए कुशवाहा जी, मेरा स्कूल संचालित करता था, पीएचडी हूँ, बिल्कुल सही है, पढ़ा लिखा हूँ अच्छे से और बच्चों को शिक्षा भी दे रहा था। पर मेरी राजनीति में स्टूडेंट लाइफ से हो गई थी। एनएसयूआई से मैंने शुरुआत की थी और मैं बूथ एजेंट भी रहा हूँ हरदा में। बूथ एजेंट के साथ मैंने शुरुआत की थी और उसको ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जो पुराने साथी मिलते गए और बढ़ता गया। एक समय जो आया कि 13 में मुझे पार्टी ने टिकट दिया। 13 में फर्स्ट टाइम टिकट दिया था हरदा से, तो मैंने वहीं उसी टाइम मंत्री कमल पटेल को हराया था और 18 में फिर टिकट दिया मुझे, तो 18 में मैं हार गया था और फिर अभी 23 में फिर टिकट दिया तो फिर मैंने उन्हें हरा दिया। तो इस तरह से शुरुआत हुई है और शुरुआत मेरी पोलिंग बूथ से शुरुआत हुई है। कॉलेज लाइफ में राजनीति की, एनएसयूआई में राजनीति की, उसके बाद आगे बढ़ते गए हम लोग और करते आए। इसके साथ ही साथ मैं अपने व्यवसाय उसमें चला गया था बीच में, और व्यवसाय भी करता रहा और छोट-मोट राजनीति करता रहा। पर जब देखा कि वहाँ कोई अच्छा प्रत्याशी नहीं मिला था पार्टी को, उन्होंने देखा कि आपको लड़ना है, तो मैं गया, लड़ा। वहाँ लड़ने के बाद मैंने जीत हासिल की, तो फिर वापस आ गए हम लोग। जी हारना और जीतना तो राजनीति में लगा ही रहता है। कभी जनता किसी और को सर का ताज बनाती है, किसी और को ताज पहनाती है, और कभी किसी और को। दोनों दौर से आप गुजर चुके हैं। जैसा कि आपने कहा कि 2013 में हमने जीत हासिल की, 2018 में हार का भी सामना करना पड़ा। दोनों परिस्थितियां आप झेल चुके हैं। क्या महसूस करते हैं जीतने पर और क्या महसूस होता है हारने पर? देखिए, जनता बहुत समझदार है और जनता सब समझती है कि किसको वोट देना चाहिए। 2000 अगर मैं इसमें 13 में जीता था, उस समय देखा उन्होंने, जनता ने, कि काम कर सकता है, निश्चित ही करा और काम भी किए मैंने। और काम करने के बाद भी 18 में मुझे वोट दिए, खूब वोट दिए, वोट 80,000 करीब वोट मिले थे मुझे। मैं 6,000 वोटों से के लगभग हार गया था। तो कोई ज़्यादा अंतर से नहीं हारा था मैं, छोटी मोटी गलतियाँ मेरी रही होगी, उसके कारण हार गया था। और दूसरा, सामने वाला मंत्री था, मंत्री मतलब सरकार थी उनकी, और जनता को ये लगा कि ये मंत्री बनता, ये कुछ करता, विकास ये वो, मतलब दिमाग में उनके आया, तो उनको थोड़ा बहुत वोट परसेंटेज बढ़ गया और उससे वो जीत गए। जीतने के बाद देखा 5 साल देखा तो वो पता लगा पिछले कार्यकालों से भी बेकार कार्यकाल उनके गए हैं। उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, सिर्फ नाम और ढिढोरा विकास का पीटा है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो जनता ने फिर सोचा कि ये तो कुछ नहीं कर रहा है, अब जिताना चाहिए अपोजिट को। तो निश्चित मुझे जिताया और मैं जीत के आपके सामने हूँ। सामने वाले ने पैसा भी खूब लगाया, खूब चुनाव भी खूब लड़ा, सरकार का दबाव भी खूब बनाया, सब चीजें की उन्होंने, और तानाशाही प्रवृत्ति के से चुनाव लड़ा है। इसके बाद भी जनता ने जब नकार देती है तो किसी को नहीं समझती, न पैसा समझती है, न मंत्री समझती है, न आपके पावर को समझती है। जनता जब अपने वाले पे आ जाती है तो निश्चित वो डिसाइड करती है और अच्छे आदमी को चुनती है। और उसका उदाहरण मैं सामने बैठा हूँ। आपने देखा है कि वो कद्दावर मंत्री रहे
रहे यहाँ मंत्रालय में, किसी से डरते नहीं थे, दबंग भी कहलाते थे, सब कुछ कहलाते थे, पता नहीं क्या क्या कहते हैं यहाँ। तो अभी मैं आज दिन भर से घूम रहा हूँ विधानसभा में, तो सब पत्रकार बंधु या लोग भी पूछते थे कि उसको कैसे हरा दिया, कैसे हरा दिया। मैंने नहीं, जनता ने हराया है और उनके कर्मों से वो हारे हैं। तो आदमी को सत्कर्म करना चाहिए, सेवा की भावना से राजनीति में आते तो सेवा करना चाहिए। और उन्होंने वहाँ देखे तो हरदा में इतनी ज़्यादा लूटपाट हो रही थी, पर उस पर कंट्रोल बिल्कुल नहीं किया इन्होंने। कंट्रोल नहीं किया, इसका मतलब सीधा सीधा जनता ने समझा कि इनके भी ये भी मिले जुले हैं। हम लोगों ने भी आरोप लगाए मिले जुले, और दिखता भी है। आप बताइए, गेहूं खरीदी हो रही किसानों की, और गेहूं में खरीदी में अगर आप किसानों से पैसा ले रहे हैं, सोसाइटी वाले पैसा ले रहे हैं, और आप नेता हैं वहाँ के, तो आपकी जवाबदारी बनती कि उसका ऑब्जेक्शन लें, उसको उठाएं। और मंत्री और सरकार आपकी थी, आपको उठाना चाहिए था। गेहूं खरीदी में ट्राली में 5-5, 10, 15 हजार गेहूं खरीदी हो, चाहे चना खरीदी हो, चाहे मूंग खरीदी हो, सब में पैसे लगते थे। जब ट्रालियां तुलती थी तो ट्रालियां नहीं तुलती थी, ये हालत होती। 4-4 दिन 6-6 दिन खड़े रहते थे लोग परेशान हो जाते थे। इसके साथ ही बहुत सारी चीजें हैं, ट्रैफिक वाले खड़े, चारों तरफ वसूली चल रही है, और भी बहुत सारी चीजें हो रही थी, वहाँ अनैतिक गतिविधियां चल रही थी, जुए सट्टे खूब चल रहे थे। सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का जुआ वहाँ चल रहा था हरदा में, जो आपको नॉलेज में हो नहीं हो, मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ चल रहा था। वहाँ 1 करोड़ का पर डे का जुआ होता था, ये हालत थी वहाँ। 50-50 लाख हार जाते थे लोग, ऐसा जुआ चलता था वहाँ। और कुछ लोगों ने सुसाइड भी किया है वहाँ इसी को लेके। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें चल रही थी। उसको देखते हुए लोगों ने देखा कि अनैतिक गतिविधियां, जुआ, सट्टा, शराब, जहाँ देखो वहीं बिक रही है। शराब बिक रही है, गाँव शराब बिक रही है, किराने की दुकानों पर शराब मिल रही है। तो ये स्थितियां चल रही थी। तो जनता ने देखा कि यह प्रशासन करने लायक नहीं है ये व्यक्ति, इन्होंने अनैतिक धंधे चालू कर दिए, सिर्फ पैसा कमाना इनका उद्देश्य था, और वो ही किया। आप देखें उनकी आर्थिक स्थिति पुरानी और अभी की आर्थिक स्थितियां देखोगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। काम जमीन में कुछ भी नहीं किया, और हर जगह भ्रष्टाचार, हर काम में भ्रष्टाचार, हर काम में कमजोर करना, जिससे तो इतनी अगर जो अराजकता हरदा में फैली हुई थी, तो इसके परिणाम स्वरूप जनता ने आपको जिताया है, लेकिन सरकार बीजेपी की है। ऐसे में क्या आपको महसूस नहीं होता कि जिसकी सरकार होती है वो ज़्यादा काम कर सकता है, और जिनकी सरकार नहीं होती है वो थोड़ा सा उसको मन मारना पड़ता है? देखिए, लगता है ऐसा? जी कुशवाहा जी, बिल्कुल आपने बोला है, पर ये सब चीजें नहीं होती है। विकास जब आता है तो हर जिले के लिए आता है ना। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं तो विकास उनको पूरे मध्य प्रदेश का करना पड़ेगा, चाहे हारी हुई सीट हो या जीती हुई सीट हो, दोनों जगह विकास करना पड़ेगा। आप जनसंख्या के हिसाब से फंड आता है, जनसंख्या के हिसाब से विकास के लिए पैसा आता है, जनसंख्या के हिसाब से काम होते हैं, तो वो काम होंगे और करवाते हैं, और हमें करवाते आता है। अगर नहीं करेंगे तो हमारे पास विधानसभा है एक प्लेटफॉर्म ऐसा जहां हम बात उठा सकते हैं, और वहां करना पड़ता है। और नहीं करेंगे तो जवाब देना पड़ेगा, और जनता के बीच में जाता है, और उस शर्म में ही सरकार को करना पड़ता है। तो काम करवाने में मैं पिछले 5 साल भी रहा, विपक्ष में ही रहा, उस टाइम भी काम हुए हैं, और वो काम आज तक दिख रहे हैं। और इनके टाइम में 5 साल जो काम हुए हैं वो साल भर भी नहीं चल पाए, वो रोड, और आज गड्ढे हो गए हैं उसमें, और जो मेरे टाइम के बने रोड चल रहे हैं अभी तक। तो ये सब चीजें देख के लोगों का मन इसलिए हुआ, और इसलिए मुझे जिताया, क्योंकि नहीं तो मेरे पास तो जनता थी और उनके पास धन बल था। धन इतना ज्यादा था कि अतिशयोक्ति कहना चाहिए कि वो इतना ज्यादा धन था कि कुछ बोल ही नहीं सकते। मैं तो उनके साथ कंगाल आदमी था। करेगा जनता के मत के आगे धन काम नहीं किया। आपने दिल जीता और धन काम नहीं आया। तो दिल जीतने वालों के ऊपर ही ताज बजता है, लोकतंत्र की ये खूबसूरती है। और इस खूबसूरती के परिणाम स्वरूप आज आप विधायक हैं। वहाँ के विधायक बनने के बाद जरूर आपने सोचा होगा कि हमें विकास करना है। अगर विकास करना है तो उसकी प्राथमिकताएं भी तय होती हैं। तो आपने आखिर कौन सी प्राथमिकता तय की है विकास के एजेंडे में? आपकी प्राथमिकता क्या है कि किस क्षेत्र में हम विकास सबसे पहले करना शुरू करेंगे? देखिए, मेरा सबसे पहले मेरा उद्देश्य में शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, और शिक्षा का विकास सबसे ज़्यादा करना हमारा परम धर्म और कर्तव्य बनता है। देखिए, किसी भी देश को हम डेवलप कंट्री को देखें, विकसित कंट्री को देखें, तो वहाँ शिक्षा अच्छी है, इसलिए वो विकासशील है, और हमारे यहाँ शिक्षा की कमी है। आज हम देखें कि शिक्षा के स्तर गिरते जा रहे हैं, उसके कारण। तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम रुके पड़े वहाँ पे। क्या स्कूल बनना थे, फंड पड़ा है, स्कूल नहीं बन पाए। सेंट्रल स्कूल खुला है, उसमें मंत्री जी उसको चालू नहीं करवा पाए, मतलब 3 कमरे में लग रहा है वो, बिल्डिंग नहीं बनवा पाए, जमीन अलॉट नहीं करा पाए। ऐसे मॉडल कॉलेज पड़ा है,
अब सरकार की योजना है, सब जगह हर जिले में जाती है, वो आया पर ये उसको इम्प्लीमेंट में नहीं कर पाए, तो वो भी 3 कमरों में लग रहा है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, वहाँ कृषि महाविद्यालय की मांग करेंगे हरदा में, क्योंकि कृषि क्षेत्र है और किसान सबसे संपन्न किसान हरदा का मध्य प्रदेश से मेरे ख्याल से, और उन्नतशील किसान है, तो किसानों के हित के लिए काम करेंगे। कृषि महाविद्यालय की मांग करेंगे हम सरकार से कि कृषि महाविद्यालय की घोषणा कई बार हो चुकी है, कई बार वहाँ जाके सीएम साहब जो है शिवराज सिंह जी, इन्होंने भी घोषणा की है पर नहीं हो पाया, तो वो काम करेंगे। और स्कूलों में शिक्षा का स्तर अच्छा रहे, वो काम करेंगे। इसके साथ ही जो मूलभूत सुविधा है, रोड है, नाली है, लोगों की समस्या है, जो प्रधानमंत्री आवास आते हैं तो प्रॉपर लोगों को मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, राशन कार्ड मिल रहा नहीं मिल रहा, उनकी पेंशन मिल रही नहीं मिल रही, शासकीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो मूलभूत समस्या लोगों की रहती है और वो उसका हम समाधान करना जानते हैं, अधिकारियों से भी करवाना जानते हैं और सरकार से भी करवाना जानते हैं। तो निश्चित है अगर नहीं करेंगे, हमारे पास विधानसभा का शस्त्र है, वहाँ सत्र में लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, हम सब बात करेंगे, तो अपने आप इनको करना पड़ता है। तो वो काम करेंगे, विकास कभी रुकेगा नहीं, विकास बहुत अच्छा होगा हरदा का, और हमारा उद्देश्य वही है। मेरा सबसे पहले धर्म यही है कि विकास करना, और हरदा का विकास हो, यही लेकर हम राजनीति में आए हैं। मेरा कोई पैसा कमाना या कि राजनीति में कोई शौक नहीं है, मैं सिर्फ सेवा करने की भावना से आया हूँ। और मेरा परिवार में एक बालक एक बालिका है, बालिका मेरी डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है, इंदौर में बालक है, MBA किया हुआ, MBA किया हुआ, वो मेरे स्कूल वगैरह संभालता है, वो अपने काम कर रहे हैं। मैं टोटल फ्री हूँ और सेवा की भावना से हरदा में आया हूँ और कर रहा हूँ, और उस सेवा के कारण ही मैंने पिछले जो 5 साल सेवा की, हारने के बाद भी, इसलिए मुझे रिपीट किया है लोगों ने, तो उनकी भावना पूरी मेरे साथ है और वो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो निश्चित हम विकास करेंगे हरदा का। बिल्कुल, आप हरदा का विकास करेंगे और विकास पर और बातें भी होंगी, जैसा कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में विकास की बात कही है और इसको प्राथमिकता बताया है अपनी, तो इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी प्रदेश की राजनीति पर भी बात कर ली जाए। हालांकि इस बार ये कहा जा रहा था विधायक जी कि कांग्रेस सरकार में आ रही है, सरकार बनाएगी, काफ़ी सीटें जीत करके आएगी, ये लगभग माना जा रहा था और कहा जा रहा था। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी कह रही थी कि हम सरकार बनाएंगे, पार्टियां तो अपनी अपनी कहती ही हैं, लेकिन एक तरह से ये माना जा रहा था कि इस बार अच्छा मुकाबला करेगी कांग्रेस, हो सकता है कि सरकार में आ जाए। लेकिन कारण क्या रहा? क्या आप लोग जनता का मत नहीं भांप पाए, जनता को मूड आप लोग पढ़ नहीं पाए, या उस तरह की रणनीति पर काम नहीं कर पाए, या बीजेपी का संगठन मजबूत था, बूथ लेवल तक वो मजबूती काम कर गई? आखिर कारण क्या रहा बीजेपी के जीत का और कांग्रेस के हार का? क्योंकि एक सिंपैथी तो आप सबके साथ थी, जो 2018 में सरकार बनी थी और 15 महीने के बाद गिर गई थी, तो इसके साथ सिंपैथी तो थी, लेकिन वो सिंपैथी भी काम नहीं आई। कारण क्या रहा? देखिए कुशवाहा जी, हमारा तो ये मानना है कि कारण आप देखेंगे, आज भी अगर कहीं सर्वे करा लें, आपके सभी मीडिया जगत में पूरा सर्वे कांग्रेस के पक्ष में आया था, सरकार भी बन रही थी, और इसके बाद एकदम उल्टा, और उल्टे के साथ भी बराबर पे आ जाते हैं या थोड़े 10-5 सीटें का अंतर आता तो समझ में आता। 163 सीट लेकर अगर बीजेपी ने सरकार बनाई है तो ये बिल्कुल नहीं दिखता है। मैं भी अपनी सीट पे, क्योंकि मैं भी नहीं मानता था कि ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है, पर देखा हमने प्रैक्टिकल ये, मेरी सीट पे भी लंबा अंतर दिख रहा था कि जीतने का। इसके बाद हम बहुत कम अंतर में आ गए, तो निश्चित है ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, कहीं ना कहीं इसका जांच होना चाहिए, और ये प्रॉपर हो नहीं पा रही, इस कारण से दिक्कत है। ईवीएम आप देखेंगे कई लोग, हम गोविंद सिंह जी का देखें तो वो उनके गांव में 200 वोट परिवार पर 50 वोट उनको मिल रहे हैं, तो ये ऐसा संभव हो ही नहीं सकता कि परिवार के लोग वोट नहीं दें। ये अभी हमने वहाँ का जीतू पटवारी जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनके गांव में भी वो स्थिति बनी है कि गांव में ही वो उनको वोट बहुत कम मिले, 50-60 वोट उनको भी मिले हैं। तो अब जो गाँव में वोट नहीं मिलेंगे, क्या जो मंत्री बनने लायक आदमी था, जो पहले मंत्री रहा है, अच्छे से चुनाव लड़ रहा, जीत रहा है, सब चीजें, फिर भी क्यों इतना कम वोट मिले? इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आए हैं कि हर विधानसभा में, मैं खुद देख रहा हूँ मेरी विधानसभा में, कि मैं जब देख रहा था सब जनता खुद बोल रही थी कि आप 25-30 हजार से जीतोगे, इसके बाद हम 870 पे आ गए।
तो ये इतना अंतर कैसे हुआ। और जनता सर्वे या जनता का मूड जो भापने का है मापदंड, वो मापदंड में 100% कांग्रेस की सरकार बन रही थी और बना रहे थे लोग, इसके बाद भी नहीं बनी। आप तो ईवीएम का हरदा से आपको भी हराने की कवायद चल रही थी ईवीएम के माध्यम से, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए स्पष्ट है ना, वो तो सभी जगह हुआ है, पूरे मध्य प्रदेश में हुआ है, मध्य प्रदेश में ही चला है ये सब चीजें, क्योंकि ईवीएम में कहीं न कहीं गड़बड़ है। क्योंकि देखिए अब ये सीधी सीधी बात है, हम मोबाइल का सिम जैसे रहता है, इसमें भी सिम आती है और सिम को हम मोबाइल को दूसरे मोबाइल पर डाइवर्ट कर देते हैं, तो हो जाता है। और होता ही है, हमारे हम देखते हैं फेसबुक और हमारे जो अपना दूसरे जो हमारे प्रोग्राम्स हैं जितने मोबाइल में, उनको हैक करना हो तो हैक हो जाते हैं, उसको रोकना हो तो रुक जाते हैं। तो इस तरह से जहाँ कंपनियां बनाती है वो सब चीज़ें ऑपरेट उसको कर सकती है, अगर कभी आदमी सेट कर ले वहाँ से तो वो परिस्थितियाँ हमको दिखती है और उसकी प्रॉपर जांच नहीं हो पा रही। जांच की कोशिशें बहुत की गई, अभी भी हमारे सर्वदलीय लोगों ने मिलके चुनाव आयोग को भी बोला है, पर निर्णय कुछ हो नहीं पा रहा है। जी, सुनने में ये भी आया है कि वहाँ रिकाउंटिंग भी कमल पटेल जी ने करवाई थी, तो रिकाउंटिंग और जो पहले का काउंटिंग थी उसमें कुछ अंतर आया क्या? नहीं, कोई अंतर नहीं आया है। रिकाउंटिंग उनसे रिकाउंटिंग इन्होंने कराने की कोशिश की, पर रिकाउंटिंग कर नहीं पाए क्योंकि कानूनी बाध्यता आ गई थी इन्हें। क्योंकि ये तो क्या है कि दादागिरी पहलवानी के अलावा इनके पास कोई दिमाग नहीं है। इन्होंने क्लेम किया कि पूरी मशीनों की फिर से गिनती हो, वो संभव नहीं है। हमने हमारा उदाहरण दिया, हमने कहा कैसे गिनती कराओगे आप, किस आधार पर गिनती कराएंगे, आधार बताइए आपका कि आपको क्या शंका, कहाँ शंका है, कौन सी मशीन पे शंका है। तो आधार बता नहीं पा रहे और वो नहीं बता पा रहे, तो फिर हमने बोला कि देखिए आपका एजेंट वहां बैठा था गिनती में और उसने अपना सर्टिफिकेट पे साइन किया हुआ है। अगर वो संतुष्ट नहीं था उस टाइम मशीन से, जब खुली थी मशीन तो संतुष्ट नहीं था, तो उस टाइम ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था। तो उसी टाइम 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार तक दिखाने की प्रक्रिया है, तो 5 बार दिखाते हो, पर वो नहीं कराया आपने। उस टाइम आपके एजेंट के साइन है, मतलब इसका मतलब आपकी सहमति थी, आप हार गए, इसलिए हताशा के कारण ये बात कर रहे हैं, उठा रहे मुद्दा। तो वो नहीं हो पाया, फिर कलेक्टर ने एक्सेप्ट नहीं किया हमारा उदाहरण सुन के। उसके साथ उन्होंने फिर बाद में किया कि ठीक है काउंटिंग कराइए इसकी, अपने डाक मतपत्र की, डाक मतपत्र की काउंटिंग कराई है। अब वो 660 से हम उसमें जीते हुए थे और हम जीते टोटल 870 से, तो 660 से थे, तो हमने कहा ठीक है आधे आधे कर दीजिए, बराबर हो जाएंगे। इसके बाद भी 210 हमारे पास बचते हैं। हमने कलेक्टर से बोला कि कलेक्टर साहब दीजिए हमें सर्टिफिकेट, 210 का सर्टिफिकेट दे दीजिए हमें, इसको आधा आधा कर दो। इनको शंका है तो इतना ही होगा ना, ज्यादा ज्यादा 300 वोटों का अंतर आएगा, 300 वो ले लें, 330 वो ले लें, 330 हमको दे दीजिए। तो फिर भी हम जीत रहे तो हमको सर्टिफिकेट दीजिए। तो कलेक्टर ने देखा कि हाँ सही बात है ये भी, तो ये भी उनका पॉइंट खाली चला गया। फिर इन्होंने हमारी जो पेटियां जिन पे हम ज्यादा से लीड लिए थे 500-700 से जहां जीते थे जिन जिन बूथों पे, उन पेटियों उन मशीनों का बोला कि इन मशीनों की इन बूथों की जांच की जाए और बूथों की जांच करके वो पर्चियां गिनी जाए, जो हमारे टोकन वाली पर्चियां, जो पर्चियां गिरती है ना वीवीपैट में जो, तो उसकी गिनती की जाए। तो वो भी हमने मना कर दिया, क्योंकि हमने कहा उसमें कैसे गिनोगे आपने रेंडमली 5 पेटियां चेक कर ली, रेंडमली 5 पेटियां बुलवा के चेक करवा ली, उसमें आपका एजेंट मौजूद था, उसने भी पर्ची निकाली और उसके हिसाब से वो पेटियां पूरी आई और उसकी गिनती हुई, उसमें पूरा निकला। तो आप ये गिनती अपने हिसाब से थोड़ी करा सकते हो। बिल्कुल। तो वो भी कलेक्टर ने माना कि ये भी नहीं करा सकते। इस आधार पर तीनों इनकी आवेदन निरस्त कर दिए और आवेदन निरस्त करके फिर जो हमें सर्टिफिकेट दिया और हमें जीत घोषित कर दिया और जीत के आपके सामने, और आज शपथ भी हमने ली। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है कि चूंकि जब कहीं गड़बड़ी नहीं थी तो जीतना आपको था ही। लेकिन सवाल अब अगर जो प्रदेश की राजनीति के बारे में करें तो जीतू पटवारी जी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं कांग्रेस के प्रदेश के जी, और उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष। तो इनको इन पदों पर ला करके कुछ परिवर्तन की आस जरूर होगी, तभी इन दिग्गजों को यहाँ पर लाया गया है, इन पदों पर लाया गया है। क्या परिवर्तन की आस आप देखते हैं कि अगर इनको इन पदों पर लाया गया है तो इसके बाद? देखिए हाईकमान ने डिसाइड किया, हमारे हाईकमान ने डिसाइड किया और परिवर्तन किया। हो सकता है या तो ऊपर लेवल पर चर्चा हुई, कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने चर्चा की होगी कि ठीक है हम लोग ने लड़ा लिए चुनाव, नए लोगों को मौका दिया जाए। इस टाइप से कुछ न कुछ निराकरण हुआ है ऊपर हाईकमान से। तो हाईकमान ने फिर नियुक्त किया युवा लोगों को कि युवा अध्यक्ष भी बढ़िया जीतू पटवारी को बनाया जाए, या
मतलब युवा बनाया जाए, उसमें उनको सेलेक्ट किया है। इसी तरह से विपक्ष के नेता भी ओम सिंगार जी को बनाया गया। इसमें सामाजिक समीकरण को भी ध्यान रखा गया है। ओबीसी का प्रदेश अध्यक्ष है तो एसटी के विपक्ष के नेता है, तो उप नेता सामान्य भी बनाया गया है। तो इस तरह से पूरा का पूरा मापदंड अपना कर और लड़ाई लड़ना है हमें, क्योंकि कांग्रेस का नेचर है और कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, देश को आज़ाद कराया है, तो कांग्रेस पीछे नहीं हटती है। इसलिए लड़ाई लड़ने के लिए ठीक है, नए योद्धाओं को लेकर आए, निश्चित लड़ेंगे हम लोग और फिर भाजपा को हराने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब ईवीएम की बात आप कर रहे हैं कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ियां हैं, तो अगर जो अभी आम चुनाव आने वाले हैं और हमें लग रहा है कि मई में होंगे ये चुनाव, तो अगर ईवीएम की गड़बड़ी है तो इसमें भी तो अगर जो कोई भी रणनीति बना लीजिए, कोई भी काम कर लीजिए, तो सफलता तो दिखती नहीं है अगर ईवीएम की गड़बड़ी होगी तो। देखिए कुशवाहा जी, व्यक्तिगत राय, हमारी राय शुमारी जो हुई थी बीच में समीक्षा बैठक हुई थी, उसमें भी मैंने साफ साफ मैंने भी बोला था और बहुत सारे लोगों ने बोला था। और व्यक्तिगत राय मेरी भी है कि सभी दलों को इस पे मशीन पे चुनाव नहीं कराना चाहिए, ईवीएम मशीन पे। किसी को विश्वास नहीं, जनता को विश्वास नहीं है, तो फिर ऐसी मशीनों का उपयोग करने से क्या फायदा। और इन मशीनों का किसी भी कंट्री में उपयोग नहीं हो रहा है। विश्व में देखे हम उठा के तो मुश्किल से 1-2 कंट्री में उपयोग हो रहा है, जिसमें भारत है और 1-2 हैं शायद, बाकी कहीं उपयोग नहीं हो रहा। जहां बन रही है उस कंट्री में भी उपयोग नहीं हो रहा, वहां भी वो ठप्पे वाला ही चल रहा है। तो आप भी वो सिस्टम में क्यों नहीं आना चाहते। और मेरा तो व्यक्तिगत राय है कि सभी दलों को मिलकर चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए कि हम लोकसभा चुनाव में भाग नहीं लेंगे अगर ये जो ठप्पे वाला चुनाव नहीं होगा तो। क्योंकि वो अगर चुनाव होगा तो ईमानदारी से चुनाव होगा और ये मशीन पे विश्वास नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसका कुछ भी हो सकता है और कहीं से भी डाइवर्ट हो सकती है। और शंका है, अगर कोई भी चीज पे शंका है तो क्यों आ रही वो, उसको हटा देना चाहिए ना। ठीक है, जो अच्छा निर्णय, जो अच्छी चीज है या अच्छी पॉलिसी लाना चाहिए, जिसपे विश्वास ना हो नहीं हो तो उसको अपने आप हटाने की हटाना मांग चाहिए, हटाने की मांग करना चाहिए। संभव नहीं है ना कि सभी दल चुनाव का बहिष्कार करने, ऐसा भी तो नहीं है। नहीं, ये व्यक्तिगत राय मेरी है, मैं तो बात बता रहा हूँ आपके साथ में बैठकर कि ये राय ये होना चाहिए। तो लेकिन ये आपकी व्यक्तिगत राय है, ठीक है, लेकिन ये संभव लगता नहीं है। इसलिए विकल्प क्या है अब मान लीजिए अब तो रणनीति बनेगी 2024 लोकसभा का चुनाव है, उसके लिए 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, एक सीट के लिए एक गणित लगाया जाएगा। तो क्या गणित होगा, क्या किस तरह की रणनीति कांग्रेस बनाएगी कि इस बार जो है कम से कम केंद्र में ज़्यादा से ज़्यादा, केंद्र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश से सीटें जीत करके भेजा जाए यहाँ से। बिल्कुल हमारा प्लान रहेगा बहुत अच्छे से चुनाव लड़ने का, नए लोगों को उम्मीदवार बनाने का, अच्छे उम्मीदवार उतारने का। ये सब प्लान एक पार्टी करेगी, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर चुनाव की मांग करना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारी पार्टियों को भी और दूसरी पार्टियों को भी लेके चुनाव की मांग करना चाहिए कि चुनाव ठप्पे वाले पे हो, सील वाले पे चुनाव होना चाहिए, ये मशीनों से चुनाव नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपने देखा पिछले लोकसभा में 5-5, 6-6 लाख से लोग जीते हैं, क्या इतना अंतर आ सकता है क्या। जनता में विरोधाभास रहता है। देखिए प्रैक्टिकल हम लोग काम करते हैं, गांव में काम करते हैं, गांव में 2 ग्रुप रहते हैं, एक पंच में लड़ा, सरपंच में लड़ा, तो आपस में वो रहते ही है। तो एक इधर बीजेपी में जाएगा, कांग्रेस में जाएगा। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 2 दलीज है, इसके तीसरा दल नहीं है। तो निश्चित ये सब चीजें होती है, पर 19-20 रहता है, 18-20 रहता है। ऐसा नहीं होता कि एक तरफ ही चला जाएगा कि एक ही आदमी को पूरा दे देंगे, एक पार्टी को भी पूरा दे देंगे, ऐसा कहीं भी नहीं। और यही नेचर पूरे हमारे भारत का है। हर गांव में हर जगह छोटी छोटी बातों पे से आपस में थोड़ा बहुत मनमुटाव रहता है और उसके कारण वो अलग अलग पार्टियों में लोग रहते हैं और वो रहते हैं तो इसीलिए वो वोट मिलते हैं। पर ये थोड़ी होता कि एक तरफ ही चला जाएगा, एक भाजपा को ही 90% वोट दे देंगे, 10% किसी दूसरे को देंगे, तो ये संभव नहीं है। इसलिए इसको हटाना चाहिए मशीन को और उस पर अपना सील वाले उस पर आना चाहिए। ठीक है, ये तो आपकी व्यक्तिगत राय है और इसे अगर जो सभी दल मान लें तो चुनाव आयोग के समक्ष अपनी इस बात को रखनी चाहिए सभी दलों को। तो ये मानते हैं तो, लेकिन एक चीज़ और विधानसभा चुनाव में ये देखने को मिला है कि इंडिया गठबंधन जो था उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो कमलनाथ जी हैं इनकी थोड़ी सी मनमानी चली है, जैसा कि अन्य दलों से जो गठबंधन नहीं हुआ है, जैसे सपा जो 4 सीट मांग रही थी या 5 सीट जो भी मांग रही थी उसको नहीं दिया गया, इससे भी कुछ चुनाव पे असर पड़ा है। क्या मानते हैं आप?
नहीं, इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। देखिए, मेरा तो मानना ये है कि आप अगर किसी दल से समझौता करते हैं तो आपका खुद का नुकसान करते हैं। राजनीतिक नुकसान बहुत बड़ा होता है। ये हमारी पार्टी कमज़ोर इसी में हुई, जैसे यूपी या दूसरे स्टेटों में कमज़ोर हुई। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है, मैं आपकी उस पर राय रख रहा हूँ जरूर, पर ये व्यक्तिगत मेरी राय है। पार्टी की क्या पॉलिसियाँ वो खैर वो डिसाइड करें, पर मेरा ये कहना आपके माध्यम से कि ये इससे नुकसान ही होता है। आप देखिए, वहाँ जिस जगह पर समझौता किया आपने, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट उतारा, वहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट, कांग्रेस के लोग कहाँ जाएंगे? वो समाजवादी के लिए काम करेंगे। थोड़े दिन बाद समाजवादी मिल जाते हैं वो, क्योंकि वो नेतृत्व तो वही करना 5 साल फिर आपके, तो फिर इसके बाद तो आपके कांग्रेस खत्म ही हो जाती है उस क्षेत्र में, या कोई भी दल जो समझौता करता है वो खत्म ही हो जाएगा। तो वो चीज़ें नहीं होना चाहिए, और वो चीज़ें हमने भी रखी भी बीच में, हमारी मीटिंग में भी रखी है, और आगे भी कहीं मीटिंग होगी तो स्पष्ट हम रखेंगे कि ये इस टाइप की चीज़ें नहीं होना चाहिए। लड़ाई है आपके पास, ठीक है, हार रहे ना, हम हारेंगे और क्या होगा, दूसरी बार फिर तैयारी करके आएंगे, तो फिर तैयारी तो हो जाएगी। आपने दूसरे दल को दे दी सीट तो फिर तो तैयारी होना ही नहीं आपकी, दूसरे दल के पास चले गए सब लोग। हमारे कांग्रेस के लोग भी चाहेंगे, क्योंकि राजनीति करने वाला आदमी कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, तो वो दल में चला जाएगा, तो नुकसान ही होता है। ये समझौतों से पार्टियों को, जो राष्ट्रीय पार्टी हैं उनको अपने अपने उससे लड़ना चाहिए। समय आता है, कभी ठीक है ऊपर नीचे होता है, हारना जीतना चलता रहता है। इंडिया गठबंधन की ये जो बातें चल रही हैं और ये गठबंधन बनाने की योजना चल रही है कि एक साथ मिलकर लड़ें, तो सभी के वोट जो हैं वो बटेंगे नहीं और एक तरह से प्रत्याशी को जीतने में मदद मिलेगी, तो क्या ये सही नहीं है? 2024 का आम चुनाव है, उसमें इसका प्रयोग ना हो, ये इंडिया गठबंधन ना बने? ये तो पार्टी के ऊपर है। देखिए, उस लेवल पे मैं बात नहीं करूंगा, मैं तो जिले लेवल का नेता हूं, इसलिए मैं वहां की बात कर रहा हूं। ऊपर वाले क्या सोचते हैं वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, तो वो उसके लिए तो अब मैं कमेंट्स नहीं कर सकता, क्योंकि ये अंदर का मामला है। और पर मेरी व्यक्तिगत राय मैंने बताई ना कि दूसरे दल में जाते हैं, अगर वोट टिकट देते हैं तो वो नुकसान ही होता पार्टी का और कुछ नहीं होता उससे। अच्छा, चलिए, अब व्यक्तिगत की बातें हो रही हैं तो थोड़ी सी हरदा विधानसभा की भी बातें हो जाएं। जैसा कि आपने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारी प्राथमिकता होगी कि पहले जो है हम शिक्षा के क्षेत्र में विकास करें और यहाँ के लोगों को शिक्षित करें। आपके शैक्षणिक संस्थान भी हैं, ये भी हमने सुन रखा है। और तो इस शैक्षणिक संस्थान में क्या गरीबों की भी कुछ सीटें, गरीबों के बच्चों की भी कुछ सीटें हैं आपके संस्थान में, उनको शिक्षा दी जाती है, उनको आगे बढ़ाने का, जो कि मेधावी हों, उनके लिए कुछ है इस तरह का? बिल्कुल है। 25% सीटें हम गरीबों को देते हैं, जो बीपीएल कार्ड वाले होते हैं उनको देते हैं, और वो पढ़ रहे हैं बच्चे और निकल भी रहे हैं वो, और बहुत सारे बच्चे अच्छे से उसमें निकले भी हैं हमारी संस्थानों से। जैसे मेरी संस्थान है, मेरे कम से कम हमारे 200-3 हजार लोग ऐसे हैं जो विदेशों में आज हैं, बच्चे जो मेरे यहाँ से निकले हुए हैं। लंबे समय से चला रहे हैं, हम 20 साल 25 साल से चला रहे हैं संस्थान, तो 2-2.5 हजार लोग हमारे विदेशों में बच्चे हैं जो आते हैं, मिलते हैं हम लोगों को। और इंडिया में भी कम से कम 10-5 हजार बच्चे जो अच्छी नौकरियों में हैं, अच्छी जगह काम कर रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं, तो अच्छी शिक्षा देते हैं। और शिक्षा रोजगार उन्मुखी रहती है, जिसमें लोगों को गाइड करते हैं अच्छे से, और वो शिक्षित होकर आगे जाए। और मुझे उसका भी बहुत सारा फायदा मिलता है हमारे क्षेत्र में, कि जो परिवार के लोग, जिस परिवार का बच्चा अगर के भी अच्छी शिक्षा लेकर गया है, तो लोगों ने उस कारण से भी मुझे वोट दिए हैं, तो वो फायदा भी मिला है। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं और अच्छी सोच रखकर काम करते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में हर जगह मैं शिक्षा की बात करता हूँ, और हर जगह उनको आगे बढ़ाने की बात करता हूँ। कहीं भी जाता हूँ तो राजनीति की बात कम, मैं उनके विकास के बारे में बात ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि वो विकसित हो जाएंगे तो उनका परिवार विकसित हो जाएगा, और वो अगर 10 परिवार विकसित हो गया तो गाँव को भी विकसित कर ले जाएंगे। बिल्कुल, गाँव के विकसित करने की जहाँ तक बातें विकसित हो गया तो देश विकसित हो जाएगा। जी बिल्कुल, गाँव को विकसित करने की जहाँ तक बातें हैं, तो एक अर्थशास्त्र का फार्मूला भी है कि अगर जो किसानों को सुविधाएं दी जाए, यानी कि अगर जो शहरों से गांव को जोड़ा जाए, तो उनको अपने उत्पाद ले जाने में सहायता मिलती है और आसानी भी होती है, क्योंकि मार्केट ले जाने में अगर जो सुविधा होगी तो कुछ भी उत्पादित करेगा किसान तो मार्केट ले जाएगा, उसे उचित मूल्य मिलेगा, जिससे कि उसकी आर्थिक जो आमदनी है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ेगी। कुछ ही बढ़े,
लेकिन बढ़ती है। तो ऐसे में उसके लिए आपने क्या सोच रखा है कि जो है ये जो गांव को बाजार से जोड़ने का जो तरीका है, क्या आपने सोचा है कि किस तरह से उसको जोड़ा जाए? देखिए कुशवाहा जी, मैं तो ये कहूँगा सरकारें कुछ नहीं करती किसानों के लिए। किसानों के लिए करना होता तो उसको उचित मूल्य दे दें। देखिए मूल्य डिसाइड करता केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट जो करती है, बोनस देती है स्टेट गवर्नमेंट या मूल्य डिसाइड केंद्र सरकार करती है। तो न्यूनतम मूल्य आता ना, आपने देखा होगा न्यूनतम मूल्य, न्यूनतम समर्थन। क्यों न्यूनतम समर्थन मूल्य भाई है? आप एक प्रोडक्ट अगर एक फैक्ट्री वाले बनाते हैं, वो अपना प्रोडक्ट पर अपने एमआरपी लिख के देता है, उससे कम में वो नहीं बेचता है ना, या बाजार में नहीं बिकता है। बिल्कुल। एक किसान पैदा कर रहा है, उसका न्यूनतम मूल्य कहाँ से आ गया? और आपको मैं बताऊं कि गेहूं पैदा होता है, गेहूं 2000 के लगभग बिकता है, 1800-2000 रुपए कुंटल बिकता है। आप उसकी खर्चा तो देखिए, उसके खेत में कितना खर्चा होता है, और उसके साथ मेहनत कितनी लगती है। दूसरा, उसका पूरा परिवार खेती में लगा रहता है। आप अगर जैसे प्राइवेट में तो आपके यहाँ जितने लोग काम करते हैं उनकी सबकी सैलरी जोड़ के हम प्रॉफिट निकालते हैं। वहाँ बेचारा किसान वो नहीं जोड़ता है, वो खुद काम करता है, उसके बच्चे काम करते हैं, उसकी पत्नी काम करती है, उसके परिवार के दूसरे जो सदस्य वो काम करते, कम से कम 5-7 सदस्य काम करते हैं, तब फसल निकल के आती है बाहर। और फसल निकल के आती है, उसका मूल्य अगर देखोगे आप, अगर उनकी तनख्वाहें निकाल लो आप, तो कुछ भी नहीं है, घाटे में जाता है। तो किसान के साथ में यही अन्याय हो रहा। मैं तो ये कहूँगा सरकारें अन्याय कर रही, कोई भी सरकारें हो, सरकारें प्रॉपर समर्थन मूल्य नहीं दे रही हैं। मूल्य देना चाहिए, उसकी पूरी कास्ट जोड़े। तो धान और गेहूं की जहां तक बातें हैं ना, जी। तो अगर जो धान और गेहूं की समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर जो कम मिलता है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता, जैसे कि आप कृषि विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे कि हम कृषि विश्वविद्यालय लाएंगे, वहाँ कृषि की शिक्षा देंगे नौजवानों को कि कृषि का उत्पाद उसमें इकोनॉमिकल तरीके से उसमें उत्पाद किया जाए। तो जैसा कि अभी आप थोड़ी देर पहले हमसे बात कर रहे थे, तो इस तरीके में क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो ये धान गेहूं जो परंपरागत चीजें हैं, किसान बो रहा है, उत्पादित कर रहा है, उससे कुछ ऐसी चीजें जैसे कि आप आलू ही ले लीजिए, खेत में आलू की खेती होती है और हरदा में भी होती होगी जहां तक जी, तो होती है। तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए, ऐसा कुछ किया जाए कि वहीं आलू का, अगर जो देखिए एक आलू का चिप्स बना करके एक पैकेट में अगर जो कोई कंपनी का ठप्पा लग गया तो वो कितने में बिकता है? वही बोल रहा हूँ कुशवाहा जी। तो अगर देखेंगे आप, किसान का आलू बिकेगा 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए कुंटल किलो, है ना, और वो चिप्स अगर बिकता है 50 रुपए किलो, और 50 के 500 रुपए किलो बिकेगा, वो 5 रुपए के चिप्स कितने आते हैं? 5 ग्राम 10 ग्राम के चिप्स आते हैं, तो उसको देखोगे आप तो 500 रुपए किलो हो जाता है। अब इतना प्रॉफिट अगर व्यापारी ले रहा है और किसान को क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये सरकारों को सोचना चाहिए, सरकारों को मूल्य निकालना पड़ेगा ना। अब क्या करे बेचारा किसान, तो किसान के पास सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो अपना बोनी है, जैसे बोनी करना उसको, तो उतना ही साधन रखेगा जितना लगेगा वो, है ना, कि उसको फसल लग रही, और अगर उसके बाद उसकी फसल वो जो खराब हो गई, नहीं उग पाई, तो वो दूसरी बार उसको उधार लेके कहीं से इधर उधर से करके लाके ही बोना पड़ेगा, वो सीधा वो इतनी तैयारी नहीं रह पाती, और रह नहीं पाती इसलिए कि उसको प्रॉफिट नहीं है। किसान को प्रॉफिट हो तो वो सब व्यवस्था कर ले, पर प्रॉफिट नहीं मिलता इसलिए उसके पास व्यवस्था नहीं रहती, और व्यवस्था नहीं रहती है तो उसका फायदा भी नहीं ले पाता, उसका व्यापारी फायदा लेता है। आलू तो 5 रुपए ले गए, वो वहां ले जाके 20 रुपए 25 रुपए बेचे उन्होंने, और 20-25 के फिर 500 रुपए में चिप्स बना के बेच दिए, है ना। तो ये इस तरह का चलता है, पर किसान को कुछ नहीं मिल रहा उसमें। इसी तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट है ना, ये ग्रेडिंग करके लोग पैक करके हमारे कहने का तात्पर्य, देखिए समय भी समाप्ति की ओर ही हो रहा है, लेकिन हमारे कहने का तात्पर्य है विधायक जी कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि किसान ही चिप्स बनाए और वो प्रोडक्ट जो है मार्केट में जाए, तो उसका सारा का सारा जो है वो आलू उत्पादित करेगा, चिप्स बनाएगा, और सारा का सारा वो जो फायदा है उसके परिवार को मिलेगा। जी कुशवाहा जी, वो पॉलिसी सरकारों को बनाना चाहिए, सरकारों को पॉलिसी बनाना चाहिए, उस जिस क्षेत्र में जो फसलें होती है उसी संबंधी उद्योग धंधे लगाना चाहिए, और वहीं उसको प्रोडक्ट बने, या कोऑपरेटिव सेक्टर में वहीं बनवाए, किसानों की कोऑपरेटिव बनाए, और कोऑपरेटिव बना के उसमें निकाल के और वो करें तो ज्यादा उससे फायदा मिल सकता। तो क्या आप सरकार से मांग करेंगे? सरकार से बिल्कुल मांग करेंगे, और हमारा जैसे जहाँ कृषि प्रधान जिले हैं वहाँ फूड पार्क बनाए, फूड पार्क बना के वहाँ उनके अनाजों का प्रॉपर मूल्य मिले, और प्रॉपर ग्रेडिंग करके प्रॉपर वो चीजें करके दें, तो निश्चित हो गया। आप देख रहे हैं कि गेहूं तो 2000 रुपए मिल रहा है, और आटा मिल रहा है 50 रुपए किलो, 20 रुपए और 50 रुपए, कहाँ से इतना अंतर कैसे आ जा रहा है? तो
ये कंट्रोल कौन करेगा? जी, ये कंट्रोल करने का काम सरकार का होता है कि सरकार, और 50 रुपए बेच रहा हो तो फिर ठीक किसान को भी 30 रुपए दो ना। हाँ, है? वो होना चाहिए। हाँ, तो वो चीजें हैं। हम लोगों की सरकार, जैसे कांग्रेस की सरकार ने तो बोला ही था कि ठीक है, हम 26 रुपए क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य कर देंगे, 25 रुपए का। सरकार इनने, बीजेपी सरकार ने 2700 रुपए बोला था। जी जी, इसके बाद जब कांग्रेस ने बोला था उसके बाद बोला था, तो ठीक है 2700 करें हो, हाँ, है ना, 2700 करें तो अच्छा रहेगा। और बाकी सबसे पहले जो क्या यहाँ मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले आदेश वही निकालना चाहिए था, क्योंकि पूरे देश में किसान, ये मान के चलिए 80% किसान है ना, बिल्कुल, और 80% के साथ में मतलब 70% की कृषि होती है और 20% 15% करीब लोग उस पर डिपेंड है, मजदूरी करते हैं उसके ऊपर, है ना। किसान खुद के साथ में मजदूर भी काम करते हैं। 10% लोग व्यवसायी होते हैं, पर 10% व्यवसाय के ऊपर काम करती है सरकारें और किसानों के लिए कोई काम नहीं करती है। मेरा सीधा सीधा आरोप है। और 10% लोगों के लिए 13 लाख करोड़ रुपए ये माफ किया, आपने देखा होगा अभी कर्ज माफ किया, किसी का 3 लाख करोड़, किसी का 2 लाख करोड़, किसी का 50,000 करोड़ ये माफ कर दिया। और किसान का बिजली का बिल 5,000 रुपए बच जाता है तो वहाँ कुड़की निकल जाती है, उसकी मोटरसाइकिल उठा लाते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से अन्याय हो रहा है, सरकारें इस पर ध्यान नहीं दे रही। ध्यान देना चाहिए, किसानों को उचित लाभ देना चाहिए और किसानों को सुविधा देना चाहिए। बगैर ऋण की बात करते हैं ये कि बगैर उसके ब्याज के ऋण देते हैं, वो टाइम उसमें डेट निकाल रखी मार्च में। अब फसल मार्च में निकलती नहीं है, मार्च के बाद निकलती है, वो बेचेगा फिर भरेगा, तो तब तक कहाँ से भरेगा? तो वो इस तरह के नए नए सिगू पे छोड़ती है सरकारें, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आप कभी भी भरो, आपको माफ करना है ना, तो कभी भी भरो, आप माफ करें, खत्म हो जाती बात आपका कि 3 महीने साल भर का जो माफ करना है तो वो पॉलिसी बनाए तो ज्यादा अच्छा। और ये पॉलिसी की बात भी करेंगे हम, सरकार में रखेंगे बहुत सारी पॉलिसियों की ये बातें रखेंगे, सरकार में अपनी बात रखेंगे और निश्चित है अच्छी बात है। किसानों के हित में, हम छात्रों के हित में, रोजगार की बात करेंगे, ये सब चीजें करेंगे और उसी लिए चुने हैं। तो चुने में अपनी सरकारों विधानसभा में बात रखकर अपने काम कराने की कोशिश करेंगे। जी, आपसे बिल्कुल यही उम्मीदें हैं कि आप छात्रों से संबंधित भी, छात्रों से के शिक्षा के संबंधित और किसानों से संबंधित और युवाओं के लिए रोजगार से संबंधित जो आपका फोकस होगा ये बहुत बेहतरीन होगा। सरकार से आप मांग करेंगे और जो आपसे बन पड़ेगा वो आप कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए, आप आए और इतना जो है हमें समय दिया। तो ये थे आर.के. दोगने जी, जो विधायक हैं हरदा से। इनसे आज इस खास मुलाकात कार्यक्रम में हमने बात की, जानी इनके बारे में और क्षेत्र के लिए ये क्या करने वाले हैं, साथ ही साथ प्रदेश की राजनीति के बारे में भी चर्चा हुई थी। तो आज इस खास मुलाकात में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।